नमस्कार। कुछ ही दिनों में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम बजट पेश करेंगे और बजट के बहाने देश के हालचाल पर बात करने के लिए हमने आमंत्रित किया है कुछ खास मेहमानों को। ये मेहमान इसलिए भी खास हैं क्योंकि न सिर्फ ये एक परिवार के हैं बल्कि अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ भी हैं। सीएनबीसी आवाज को गर्व है कि यशवंत सिन्हा और उनके परिवार के लोग आज आवाज के दर्शकों के लिए समय निकाल करके हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। इनके साथ आज हम राजनीति, इकोनॉमी, कैपिटल मार्केट्स और व्यापार पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं भारत के पूर्व वित्त और विदेश मंत्री और मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा, उनके बड़े बेटे जयंत सिन्हा जो ओमिडियार नेटवर्क इंडिया एडवाइजर्स के पार्टनर हैं, सुमन सिन्हा जो चेयरमैन और सीईओ हैं रीन्यू पावर के, और कैपिटल मार्केट्स का जाना माना नाम पुनीता कुमार सिन्हा जो फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर हैं पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर्स की, और साथ ही कोलंबो से हमारे साथ जुड़ रही हैं शर्मिला कंठ जो एक इकोनॉमिस्ट हैं, कई किताबें लिख चुकी हैं और सीआईआई के कंसल्टेंट के तौर पर काम कर चुकी हैं। सिन्हा साहब, आपने हमारे बहुत ही विशेष आयोजन के लिए वक्त निकाला है और पूरे परिवार के साथ हम अलग अलग विषय पर राय ले रहे हैं। ये आइडिया कैसा लगा आपको हमारा? बहुत स्वागत योग्य आइडिया है, क्योंकि मैं कोई अपने परिवार की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि हमारे परिवार में जो बच्चे हैं वह हर दृष्टिकोण से बजट के ऊपर, अर्थव्यवस्था के बारीकों के ऊपर बोलने की योग्यता रखते हैं, बोलते भी रहे हैं। तो इसलिए हम सबको इकट्ठा करके और बजट के ऊपर ये चर्चा करके आपने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है। आपको मैं उसके लिए बधाई देना चाहूँगा। बिल्कुल सर, हमारे लिए तो ये कि सबसे इंडिपेंडेंट उनकी अपनी जो विशेषताएं हैं उस वजह से हम सब लोगों से बात करते हैं। तो हमने सोचा कि पूरी एक्सपर्टीज एक परिवार में अवेलेबल है तो क्यों ना बजट पर चर्चा कर ली जाए, जबकि हम बात कर रहे हैं कि वित्त मंत्री एक बैलेंस्ड बजट लाने की कोशिश करेंगे, जिम्मेदार बजट लाने की कोशिश करेंगे। ट्विन डेफिसिट का उनके सामने चैलेंज है। दरअसल मैं डेफिसिट तो और भी गिना सकता हूं, गवर्नेंस का भी डेफिसिट है और आइडिया का भी डेफिसिट है। आप अगर इस वक्त इन चुनौतियों के बारे में अपनी राय हमारे सामने रखें तो बड़ा अच्छा होगा, बताएं। देखिए, सरकारी घाटा बढ़ाने का जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और आज के वित्त मंत्री चिदम्बरम जी के ऊपर है, क्योंकि आपको याद होगा कि सन 2008-9 में उन्होंने अप्रत्याशित ढंग से सरकारी घाटे को बढ़ाया था। 2.5% जीडीपी से बढ़कर वह हो गया था 6% ऑफ जीडीपी। अगले साल हो गया 6.5% ऑफ द जीडीपी। और अगर हम पूरे नेशनल कंबाइंड डेफिसिट को देखें तो वो 8% से अधिक हो गया। और अगर आप ये आंकड़े देखें जो महंगाई के आंकड़े हैं तो आप पाएंगे कि उसी साल 8-9 में ये 8% की दर को क्रॉस कर गया था और तब से वह घटा ही नहीं, 8% से बराबर ऊपर रहा या 10% से भी ऊपर रहा। तो सीधा संबंध हम क्या देखते हैं, इसमें कोई अर्थशास्त्री होने की आवश्यकता नहीं है। सीधा संबंध हम ये देखते हैं कि अगर सरकारी घाटा बढ़ेगा, एक साल में 2008-9 में आपने उसको इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपया आपने भेजा, ठेला, और 2 लाख करोड़ रुपया एब्जॉर्ब करने की क्या क्षमता थी हमारी अर्थव्यवस्था में इतनी कम अवधि में, 6 महीने की अवधि में? शायद नहीं। तो उसका सीधा असर पड़ा महंगाई के ऊपर, और तब से जो महंगाई बढ़ी है वो नीचे आने का नाम नहीं ले रही है। तब से जो सरकारी घाटा बढ़ा है वो नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। तो इन्होंने जो भयानक गलती की 2008-9, जो उस समय 9 के चुनाव के पहले का वर्ष था, मैं सबसे पहले तो आशा ये करूंगा कि यह भी एक चुनाव के 1 साल पहले का बजट है, इस सरकार का अंतिम बजट है, और इसमें वो इस प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे। क्योंकि अगर वो करते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था की हालत और खराब होगी, संकट और गहराएगा।
अभी पहले तो मैंने सिन्हा साहब से जो सवाल पूछा वो प्रोटोकॉल के कारण था कि पहला सवाल उनसे, लेकिन यहाँ लेडीज फर्स्ट। पुनीता जी, अभी हम बहुत सुन रहे हैं कि चिदम्बरम साहब ने ऐसा कुछ किया कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, बाजार का मूड ठीक हो जाए, गार वार का कुछ कर दिया तो अच्छा मैसेज चला जाए, लेकिन फिर अभी बाजार का मूड ठीक नहीं है। आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव से और हिंदुस्तानी इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से ये बताइए कि इस बजट के बारे में आपको फिक्र क्या है? नहीं, देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो गवर्नमेंट है, इनके लिए कैपिटल मार्केट्स का बॉयंट रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये चाहेंगे कि कैपिटल मार्केट्स बजट के बाद अच्छा करें, क्योंकि उनको अपना डाइवेस्टमेंट टारगेट मीट करना है और फिस्कल डेफिसिट के लिए वो बहुत ज़रूरी है कि वो शेयर बाज़ार में कंपनीज़ को डाइवेस्ट कर सकें। तो इसलिए अगर अभी करेक्शन आ भी रही है तो अगर कई 10-20 साल का आप हिस्ट्री देखें तो स्टॉक मार्केट्स या तो प्री बजट रैली करती हैं या पोस्ट बजट रैली करती हैं। तो अगर अभी करेक्ट कर रही हैं तो इसमें ये भी हो सकता है कि पोस्ट बजट मार्केट अच्छा करे। तो आई थिंक कैपिटल मार्केट्स को चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट करेगी कैपिटल मार्केट्स के लिए ठीक ही करेगी। बट मेरे हिसाब से जो भी वो मेजर्स लेंगे वो सिर्फ जैसे STT हो या कैपिटल गेन्स हो या जो भी कोई ऐसे मेजर्स लेंगे वो सिर्फ शॉर्ट टर्म इन नेचर होंगे, सो जिससे कि थोड़े ही दिन सेंटिमेंट बूस्ट होगा और उसके बाद फिर मार्केट फंडामेंटल्स पे फोकस करेगी, जो कि ठीक नहीं है। बिल्कुल। सुमन जी, जैसा इन्होंने कहा कि ये कोशिश करेंगे कि कुछ बाजार को बढ़ावा देने वाले कुछ कदम उठाए जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म नज़रिया ज़रूरी है। और अभी का माहौल ये है कि डिस्परेट मेजर्स के तौर पे टैक्स बढ़ा दो क्योंकि रेवेन्यू चाहिए, जो कि दरअसल ग्रोथ को और ग्रोथ की रफ्तार को और स्टंट कर सकता है। आप क्या समझते हैं, एक कॉरपोरेट नज़रिए के तौर पर आपको भी ये फिक्र है कि सुपर रिच पर टैक्स लगाने का चूंकि फैशन है तो ऐसा कुछ होगा? नहीं, फैशन है कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि टैक्स रेट्स बढ़ाना नहीं चाहिए आज के ज़माने में, क्योंकि सेंटिमेंट, जैसे पुनीता जी ने जिक्र किया उसके बारे में, सेंटिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कहीं सेंटिमेंट इसके कारण अगर थोड़ा हिल गया तो हो सकता है कि जो मार्केट में बढ़ोतरी आनी चाहिए, जो FII इन्फ्लोज होने चाहिए, वो थोड़े थम जाए। और उससे काफ़ी डेंजर ये है, सबसे ज़्यादा इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछें क्या डेंजर है, वो ये है कि आज के दिन हिंदुस्तान का ये करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ये 5-5.5% पे जाके पहुंच चुका है। और इसको फाइनेंस करने के लिए सरकार के पास केवल 1 या 2 शॉर्ट टर्म ऑप्शंस है, और उनमें से ये है कि FII इन्फ्लोज को बढ़ाया जाए। और आज के दिन हमारा पूरा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो मोस्टली FII इन्फ्लोज के थ्रू ही फाइनेंस हो रहा है। और ये बहुत डेंजरस इसलिए क्योंकि अगर किसी कारण सेंटिमेंट अगर चेंज हो गया बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर्स या ग्लोबल फैक्टर्स, तो अचानक ही अगर पैसे नहीं आने लगे तो उसके बाद रुपये में बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट आ सकता है। और अगर रुपये में ज़बरदस्त अगर इम्पैक्ट आएगा तो उसके कारण फिर रुपये डेप्रिशिएट करेगा, हम जैसे कॉर्पोरेट्स के लिए बहुत वॉलेटिलिटी आएगी मार्केट में। उससे ये भी हो सकता है कि इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ना शुरू हो जाए, ऑयल प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे, RBI उसके बाद उसके हाथ थोड़े थम जाएंगे इंटरेस्ट रेट कम करने में। और अगर इंटरेस्ट रेट कम नहीं हो पाए तो पूरा जो इन्वेस्टमेंट साइकिल का एक किक ऑफ करना है और जो कंजम्पशन लेड डिमांड को क्रिएट करना है वो पूरा रुक जाएगा। तो इसीलिए काफ़ी सारे इंटर रिलेटेड इश्यूज हैं इस मामले को लेके, तो सेंटिमेंट इज़ वेरी क्रिटिकल। जैन जी, आपने ये 2 बातें सुनी और ये एक तरीके से हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये कॉरपोरेट वॉइसेस हैं। आप सोशल सेक्टर वाली आवाज़ हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की आवाज़ हैं और पॉलिटिकल इकोनॉमी पर भी काम करते हैं। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि हम लोगों को चिदम्बरम साहब से थोड़ी हमदर्दी भी रखनी चाहिए। ये सब आइडियल एजेंडा तो पूरा कर नहीं पाएंगे, उनके हाथ बंधे हुए हैं। तो कितनी बुरी हालत है जिसमें आप क्या समझते हैं कि चिदम्बरम साहब को करना चाहिए? देखिए, आर्थिक स्थिति जो है बहुत गंभीर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और जिस समस्या में इस समय जो हमारे वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम जी फंसे हुए हैं उसमें हमें बिल्कुल हमदर्दी होनी चाहिए, जैसे आपने कहा। देखिए, जब बजट की बातें होती हैं तो कई लोग जो हैं वो मैक्रो लेवल पे आ जाते हैं कि भाई करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या है, और उसकी बातें होती हैं, कैपिटल मार्केट्स की बातें होती है। पर जैसे सुमन जी ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण चाहे कोई भी बात हो, मतलब अगर हम जड़ पे जाएं तो जड़ पे हमें देखना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट साइकिल पे क्या हो रहा है। क्योंकि अगर हम देखें कि देश की जो आर्थिक व्यवस्था हमें जो पिछले 4-5 सालों में अच्छी तरीके से जो दिखाई दी, वो इस कारण थी क्योंकि 2-3 ऐसी इंडस्ट्रीज थी, IT इंडस्ट्री हो या टेलीकॉम इंडस्ट्री हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडस्ट्री हो, अगर इनमें इन्वेस्टमेंट साइकिल जारी है
और इस प्रकार की इंडस्ट्रीज मतलब बन रही हैं, तो फिर सब कुछ अच्छी तरह से आगे बढ़ता है। अगर हम इस इन्वेस्टमेंट साइकिल को अनलॉक नहीं करें तो जो मैक्रो इश्यूज की जो हम बातें कर रही हैं वो तो एकदम व्यर्थ हो जाएंगी, क्योंकि जो माइक्रो इश्यूज हैं उन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो अगर हम चिदम्बरम जी के तौर से देखें इसलिए, तो हमें ज़रूर मतलब इस नज़रिए से देखना चाहिए कि उन्होंने कितना मतलब वेट दिया है इन माइक्रो इश्यूज पे। और जहाँ हम लोग काम करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स पे काम करते हैं, तो हम लोग इसी कोशिश में हैं कि भैया जो लेवल प्लेइंग फील्ड आप बना सकते हैं एंटरप्रेन्योर के लिए, एंटरप्रेन्योर की जो सुविधा आप दे सकते हैं, योजनाएं दे सकते हैं, आप ज़रूर दीजिए, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट साइकिल वहाँ से आगे बढ़ेगा तब मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज भी सुधर जाएंगे। जी, ये अनुमान लगाना चाह रहा था मैं आपसे, ये अनुमान जानना चाह रहा था कि एक तरफ तो अब ये कमिट कर रहे हैं कि 5.3 फिस्कल डेफिसिट तक हम इसको लाने के लिए जो भी जरूरी होगा करेंगे। अब उसको करने के लिए रेवेन्यू बढ़ाना होगा, तो सबसे आसान दिखता है कि टैक्स बढ़ा लें, जबकि जरूरत है कि ग्रोथ बढ़ाने पर जोर लगाएं और उससे रेवेन्यू बढ़ाएं। दूसरा यह है कि चूंकि चुनाव में जाना है तो बड़ा मन होगा कि वोट खींचने वाली कोई स्कीम ले आएं। ऐसे में आपका अनुमान क्या है, चिदम्बरम इस कमिटमेंट को कैसे पूरा करेंगे, बैलेंस कैसे करेंगे खर्च का और रेवेन्यू का? मुझे जो सूचना मिल रही है कि खर्चे में ये भारी कटौती करने वाले हैं, शायद 70,000 या 1 लाख करोड़ से ये खर्चे को इस साल कम करेंगे। 1 लाख करोड़ का मतलब होगा 1% जीडीपी का। तो 1% से अगर खर्चे को कम कर सकते हैं, करेंगे, तो उसका असर पड़ेगा, फिस्कल डेफिसिट उसकी तुलना में कम होगा। लेकिन 2 बातों को लेकर मुझे बहुत चिंता होती है। अगले साल जो 1 अप्रैल को शुरू होगा, उसमें इनका एक मंत्री का बयान आया कि हम लोग दोबारा फिर एक बार ये लोन वेवर स्कीम लाएंगे। और हम सब लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं कि ये खबर आ रही है कि फूड सिक्योरिटी बिल वो लाएंगे इसी सेशन में, जो बजट सेशन हो रहा है, जिसका पूरा असर पड़ेगा अगले साल के बजट में। अगर ये 2 काम इस तरह का करते हैं तो फिर अगले साल का इनका जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है 4.8%, वो कभी इस जन्म में ये अचीव नहीं कर सकते हैं। चिदम्बरम साहब ने, आपने भी कहा, उन्होंने कहा है कि हम एक जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल बजट लाएंगे। मेरे को बहुत संदेह है कि चुनावी वर्ष में वो जिम्मेदार बजट कैसे लाएंगे और टैक्स कहां बढ़ाएंगे। सुमन जी, अभी चुनाव जीतना है, चिदम्बरम साहब पर बड़ा बोझ है कि यूपीए को जिता करके लेकर के आए। ऐसे में उनके मन में एक चीज ये भी आएगी कि एक वोट कैचर स्कीम क्या लाई जाए। आपको भी ये डर है, जो सिन्हा साहब भी जाहिर कर रहे हैं, कि फूड सिक्योरिटी बिल या लोन वेवर स्कीम जैसी बातें हो रही हैं, वो आएगा तो वो तो और खतरनाक होगा। देखिए, वो तो ज़रूर आ ही सकता है। आई थिंक अगर हम इसको एंटिसिपेट करें तो हमारे लिए बेटर ही रहेगा, क्योंकि इलेक्शन ईयर भी है और चिदम्बरम साहब ने बोला हुआ है कि भैया हम तो फिस्कल डेफिसिट 4.8% पे लाएंगे, किसी ना किसी तरीके से तो वो ले ही आएंगे वहाँ तक नंबर को। लेकिन साथ साथ में कांग्रेस पार्टी का, यूपीए का भी फ्यूचर देखना है और इसके लिए कुछ ना कुछ स्कीम तो वो ज़रूरी लाएंगे। अब जैसे डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र है, वो तो उसकी तो बात काफ़ी दिनों से चल रही है, तो कुछ सब्सिडीज़ को लोग उसके थ्रू देना चाहेंगे, तो इसकी कोशिश करेंगे। लोन वेवर का जहाँ तक सवाल है, वो करें ना करें मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन ये है कि अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा किया ये सब चीज़ें और ज़्यादा ही कुछ पैसे इस तरह से बांटना शुरू कर दिए, तो मुझे लगता नहीं कि उनका 4.8% फिस्कल डेफिसिट बिलीवेबल रहेगा। और अगर बिलीवेबल नहीं रहा तो फिर इमीडिएटली वो मार्केट उनको पनिश करेगा और बोरिंग्स बढ़ जाएंगे। फिर वही इंटरेस्ट रेट का मार्च 19 को मीटिंग है आरबीआई की, फिर 25 बेसिस पॉइंट्स फिर रेट कट, फिर वही विशियस साइकिल शुरू हो जाएगा। और अभी तक चिदम्बरम साहब ने बहुत मेहनत करके कम से कम यहाँ तक तो बात को लाई है कि लोग थोड़ा उनके ऊपर विश्वास करने लगे हैं, भरोसा करने लगे हैं कि चिदम्बरम जी जो हैं, ही इज गोइंग टू वॉक द टॉक एज फार एज दिस बजट इज कंसर्न। अभी तक की चर्चा में आप लोगों के परिवार का थोड़ा मतभेद सामने आ गया है। वो ये है कि हम दोनों एग्री कर रहे हैं कि हमदर्दी होनी चाहिए चिदम्बरम साहब के साथ। यशवंत सिन्हा साहब को कोई हमदर्दी नहीं है और उन्होंने अभी हमको बताया ही है कि किस तरीके से फिजूल खर्ची करके 2 लाख करोड़ रुपए सिस्टम में डाल करके महंगाई को जिस प्रकार से बढ़ाया है, वो क्रेडेंशियल्स देखते हुए सिन्हा साहब को तो बड़ी कम उम्मीद है कि ऐसा कोई काम करेंगे जिससे गरीबों को राहत मिले। तो हम लोगों ने इन्वेस्टर क्लाइमेट की बात की, बाजार की बात की, लेकिन गरीबों का क्या होगा?
देखिए, गरीबों की जो स्थिति है वो तो बिगड़ती चली जा रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर आप जाइए और ज़मीनी स्तर से बात करिए तो लोगों के दिल में इस समय जो सबसे मतलब गहरा जो चोट आया हुआ है वो है महंगाई का। और अभी जो नंबर्स आए हैं मतलब 10% तो लोग कह ही रहे हैं कि रिटेल इन्फ्लेशन है, तो ये महंगाई तो बढ़ती चली जा रही है। और जैसे सुमन जी ने अभी कहा कि अगर वो कोई ना कोई मतलब सब्सिडी लाएंगे, कोई ना कोई मतलब सॉप्स लाएंगे जिसमें कि लोगों को लगे कि भाई चुनाव का समय है तो उनको कुछ भला हो रहा है, तो ये महंगाई का जो पकड़ है वो और बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए थोड़ा मुझे लगता है चिदम्बरम जी को कुछ जादूगर का कोई चाल निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ से दें और दूसरी तरफ से ले लें। अब यही हमें देखना पड़ेगा कि कोई चमत्कार कर सकते हैं कि कुछ लगेगा कि कुछ नहीं बन पाया। तो इस पे हमें जरा गहरी नजर से देखना होगा। बिल्कुल। आइए चलते हैं शर्मिला जी के पास। आपने सुना शर्मिला जी, सिन्हा साहब की एक फिक्र ये भी है कि करीबन 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च, बात ये हो रही है कि प्लान एक्सपेंडिचर पे काट लिया जाए। जाहिर है कि ये खर्च ज्यादातर सोशल सेक्टर में हो रहा होता है, जिस पर कटौती हो सकती है क्योंकि उनकी उतनी बड़ी लॉबीज नहीं है जिस पर कोई बहुत शोर शराबा मचे। आपको लगता है कि अभी का जो माहौल है उसमें सोशल सेक्टर की स्कीमों पर कटौती का खतरा बड़ा रियल है? हाँ, ये तो बहुत मुझे रियल लग रहा है, क्योंकि जैसा कि हम लोग अभी न्यूज रिपोर्ट में देख रहे हैं, ये ग्रॉस बजटरी सपोर्ट प्लान को जो अभी दिया जा रहा है उसमें लोग कह रहे हैं कि कटौती होने वाली है। और ये अगर ऐसा होता है तो कोई स्कीम्स है जैसे कि शिक्षा है या स्वास्थ्य है, इस पर अगर हम लोग अपना इसको मद्देनजर नहीं रखते हैं और उस पर थोड़ा सा ध्यान अलग हो जाए तो ये हमारे भविष्य के बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो ये 2-4 चीजें हैं, क्योंकि मान लीजिए हम लोग रोड हो या अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ हो, उसको हम लोग 2-3 साल के लिए पोस्टपोन कर भी सकते हैं। लेकिन हमारे बच्चे जो हैं, जो अभी नवजात शिशु हैं, 6 साल के बच्चे हैं, जो अभी स्कूल जाने वाले हैं, जो अभी स्कूल से निकल के हायर एजुकेशन में जाने वाले हैं, उनके लिए अगर व्यवस्था हमारी नहीं रही तो ये हम लोग के भविष्य के लिए, हम लोग के ग्रोथ के भविष्य के लिए, प्लस उन बच्चों के भविष्य के लिए ये एकदम खतरनाक हो सकता है। जी बिल्कुल। एक सवाल थोड़ा सा निजी मिजाज के बारे में है। वित्त मंत्री चिदम्बरम बहुत क्रिएटिव आइडियाज के लिए जाने जाते हैं, कभी एफबीटी, कभी एसटीटी, कोई एक गुगली, कोई एक ट्विस्ट वो लेकर के आते हैं। आप क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं कि क्या वो बाजीगरी करना चाहेंगे इस बार? नहीं, बाजीगरी तो वो करते रहे हैं। जैसे आपको बहुत एसटीटी और कैश ट्रांजैक्शन टैक्स की बात आप छोड़ भी दें 1 मिनट के लिए, कि उन्होंने शुरू में क्या किया कि जो घाटा था उसको वो दिखाते थे लाइन के नीचे। जैसे मान लीजिए कि फूड सब्सिडी है, तो आपको याद होगा कि फूड सब्सिडी में कैश नहीं देके वो उसको बॉन्ड इशू कर देते थे फूड कॉरपोरेशन का, और बॉन्ड का जो उसकी जो मूल राशि थी वो बजट में नहीं दिखाते थे, जो उसका इंटरेस्ट बर्डन था वही वो बजट में दिखाते थे और कहते थे कि मूल राशि हम लाइन के नीचे दिखा रहे हैं। ये जो बाजीगरी वो करते थे उसको प्रणब मुखर्जी ने आके रोक दिया था और उन्होंने कहा कि नहीं, हम ईमानदारी के साथ पूरे घाटे को दिखाएंगे। और प्रणब मुखर्जी ने जो बजट पेश किया उसमें उन्होंने ईमानदारी ये बरती। तो उन्होंने ईमानदारी बरती, इसका मतलब कि चिदम्बरम ईमानदारी नहीं बरत रहे थे जी। और फिर वो इस तरह का कुछ घपला कर सकते हैं, इसको मैं बिल्कुल रूल आउट नहीं कर रहा हूं। हम लोग यहाँ पर फोकस कर रहे हैं जो रियल समस्या है कि लॉन्ग टर्म चीज़ों को कैसे ठीक करें, स्ट्रक्चरल चीज़ों को कैसे ठीक करें। पुनीता जी, लेकिन चिदम्बरम साहब के पास समय नहीं है, उनको तो कुछ शॉर्ट टर्म करके, जादू करके दिखाना होगा, जैसा जैन जी ने भी कहा। और इधर तो कटौती का जादू कर भी लेंगे, तकलीफ हो भी जाएगी, पैसा लाने के लिए कुछ करना होगा। और आजकल बड़ी बात चल रही है इनहेरिटेंस टैक्स, टैक्स द सुपर रिच। अगर इस प्रकार का कोई टैक्स लाते हैं तो ये कितना गुड या बैड होगा? देखिए, जहाँ तक कि टैक्स की बात है, अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं, हम लोग तो जिस तरह के रेजीम में सर्वाइव कर रहे हैं वहाँ पर तो ये टैक्सेस है ही। इनहेरिटेंस टैक्स, एस्टेट टैक्स यूएस में, यूरोप में, ये तो काफ़ी हद तक है जो कि इंडिया में नहीं है।
तो अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से अगर ये टैक्स आया तो ऐसा कोई बुरा नहीं माना जाएगा। फॉरेन इन्वेस्टर्स की चिंता करते हुए ये इकॉनमी आगे नहीं चल सकती है। हालांकि मैं फॉरेन इन्वेस्टर हूँ और रह चुकी हूँ, मैं फिर भी ये सोचती हूँ कि फॉरेन इन्वेस्टर्स और कैपिटल फ्लोज पे फोकस करना अभी ठीक नहीं है। FDI पे फोकस करना ज़रूरी है और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनको उनकी सेविंग्स को वापस इक्विटी मार्केट्स में कैसे लाएं, जैसे राजीव गांधी स्कीम को एक्सपैंड करें, पेंशन फंड रिफॉर्म करें। बिल्कुल, इन सब चीज़ों से ज़्यादा फायदा हो सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैन जी, आप ट्रैक करते हैं ये जो आधार का एक सिलसिला चला है, कैश ट्रांसफ़र अच्छी चीज़ है, सब्सिडी की बर्बादी, चोरी और उसमें टारगेटेड करना एक बड़ा चैलेंज है। माहौल ये बना हुआ है कि कैश ट्रांसफ़र अभी लागू हो जाएगा, पैसे लोगों के हाथ में पहुंच जाएंगे और उससे सब्सिडी में बहुत बचत होगी और वो पैसा ये इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी पॉपुलिस्ट स्कीमों के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बड़ा बैंकिंग चैलेंज है, ये UID कैश ट्रांसफ़र चैलेंज छोटा है और मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में इसमें कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है। सरकार और चिदम्बरम साहब इस पर ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठे हैं। आप क्या कहते हैं? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, जो भी कुछ आधार से होगा या कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम्स के बारे में होंगे, उनमें शॉर्ट टर्म में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो आपका खर्चा चल रहा है, जो आपकी स्पेंडिंग है, फिस्कल डेफिसिट के इश्यूज़ हैं, वो इससे जाने नहीं वाले। परंतु अगर आप राजनीति के तौर से देखें, जैसे अभी जो इन लोगों ने स्लोगन निकाला है कि आपका पैसा आपके हाथ में, तो अगर आप राजनीतिक तौर से देखिए तो इसका फ़ायदा है। अगर आप बजट के तौर से या फिस्कल डेफिसिट के तौर से देखिए तो इसमें कोई खास फ़ायदा नहीं है। तो इसे आप मतलब एक पॉपुलिस्ट गिमिक ही समझिए और तो कुछ खास है नहीं, मुझे लगता है। सिन्हा साहब, आपका जो असेसमेंट है दरअसल वो हम कह सकते हैं कि रियलिस्टिक है, लेकिन इसीलिए बड़ा डिप्रेसिंग भी है। डर ये है कि अगर इन्वेस्टमेंट को पुश करने के लिए, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कोई मुकम्मल ठोस बड़ा काम नहीं किया तो हिंदुस्तान के सामने जो बड़ी अपॉर्चुनिटी का एक तरीके से आखिरी 1-2 साल है, उसमें एक बड़ी बस को छोड़ देने वाली बात होगी। और सारे स्टेक होल्डर्स की चिंता यह है कि कैसे इस बढ़ते हुए हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रोथ को बढ़ाने वाले कुछ काम किए जाएं। वो क्या होना चाहिए? आप होंगे तो क्या करेंगे? सबसे बड़ा काम जो करना चाहिए इस सरकार को या किसी सरकार को, वह है कि अर्थव्यवस्था में पूंजी निवेशकों का और उपभोक्ताओं का विश्वास लौटे। इसके लिए उनको कोई बड़ी योजना करनी चाहिए। अगर आपने पूछा मैं होता तो मैं क्या करता, मैं एक कॉन्क्रीट प्रोग्राम बनाता हाईवे डेवलपमेंट का, मैं एक कॉन्क्रीट प्रोग्राम बनाता पावर सेक्टर में सुधार लाने के लिए, मैं एक कॉन्क्रीट प्लान बनाता नदियों को जोड़ने के लिए। आप नदियों को जोड़ने का काम शुरू करें, उसमें इतना लोहा लगेगा, इतना सीमेंट लगेगा, इतने लेबर लगेंगे, इतनी दूसरे प्रकार की चीजें लगेंगी कि पूरी देश की अर्थव्यवस्था उसी से सुधर जाएगी, उस एक काम से। तो उन्होंने नहीं किया, पॉलिटिक्स के चक्कर में उसको उन्होंने डंप कर दिया है। तो करने को बहुत कुछ है। जी बिल्कुल, वक्त की कमी है, चर्चा हम यहाँ ख़त्म करें उसके पहले आखिरी सवाल मैं सुमन जी आपसे पूछना चाहूँगा, और वो ये कि हम लोग हमेशा बात करते हैं कि चिदम्बरम साहब बड़े क्रिएटिव हैं, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन के लिए कोई एक नया तरीका निकाल के लाते हैं। FBT STT का इतिहास है, इस बार सुपर रिच या इनहेरिटेंस टैक्स वगैरह की बात हो रही है। आप कुछ अनुमान ज़रूर लगा रहे होंगे कि ऐसा क्या वो नया करिश्मा वाला कुछ काम कर सकते हैं जो अनप्रिडिक्टेबल हो और लोग चौंक जाएं और 2-4 दिन लगे समझने में? देखिए, ये तो कहना बहुत ही मुश्किल है और नहीं, मुझे ये लगता है कि देखिए 4.8% इन्होंने बोला एक फिस्कल डेफिसिट पर लाएंगे। मुझे लगता है थोड़ा प्लान एक्सपेंडिचर काटेंगे, थोड़ा अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर को कम करेंगे और उसके साथ साथ थोड़ा GDP ग्रोथ पे भी थोड़ा अगर ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक एजम्पशन ले लिया तो अपने आप ही वो फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP जो होता है वो खुद ही कम हो जाएगी। तो आपके एजम्पशंस क्या हैं अंडरलाइंग ये फिस्कल डेफिसिट के नंबर्स, इस पर बहुत डिपेंड करता है किस तरह से वो मैनेज करते हैं। मुझे लगता है कि वो ही इज़ कंसिडर्ड टू बी अ विज़र्ड विद नंबर्स, ही इज़ प्रेजेंटेड ग्रेट बजट्स इन द पास्ट। मुझे लगता है कुछ ना कुछ इस बार करेंगे ऐसे इस तरह से कि वो फिर 4.8 ले आएँ, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी को चाहिए वो भी दे देंगे और जो कॉर्पोरेट्स को चाहिए उसके लिए भी नज़र रखते हुए कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। कुछ ना कुछ करेंगे। चलिए, इसी उम्मीद पर हम चर्चा को समाप्त करते हैं। लेकिन सिन्हा परिवार के साथ बजट की ये चर्चा बहुत ही दिलचस्प रही और हमको लगता है कि बजट के बाद एक बार हम लोगों को फिर इसी परिवार को लेकर के बैठ करके बात करनी चाहिए। इनफैक्ट आप लोग अलग अलग नज़रिए से आते हैं और सिन्हा साहब का भी बहुत धन्यवाद कि एक प्रकार से आप लोग शैडो कैबिनेट हैं। इसमें शामिल होने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, नमस्कार। थैंक यू।